साथियों, हम लोग मोर्चा टीवी में आप लोगों का स्वागत है। हमारे साथ 2 साथी मौजूद हैं। एक नागपुर से हैं लल्लन जी, जो खुद एक मज़दूर रहे हैं और एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। दूसरे साथी हैं प्रत्युष चांद्रा, जो कि हमारे मोर्चा टीवी के ही एक सहयोगी साथी हैं और रेडिकल नोट्स के साथ जुड़े हुए हैं। तो साथियों, आज हम लोग ऐसे मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, जो आए दिन इंडस्ट्रियल एरिया में घटती रहती है या देश के अन्य शहरों में कहीं न कहीं महीने में 2-4 बार ये घटनाएँ सुनाई देती ही रहती हैं। जैसे वो दिल्ली का बवाना हो या मुंडका हो, इसी तरह की एक घटना आए दिन और शहरों में होती है। और अभी नागपुर में 17 तारीख को 17 दिसंबर 2023 को 9:30 बजे एक घटना घटित होती है। एक फैक्ट्री में विस्फोट होता है जिसमें कि 9 मज़दूर मर जाते हैं और 3 मज़दूर घायल होते हैं। लेकिन इस पर चर्चा इसलिए ज़रूरी है कि यह फैक्ट्री और फैक्ट्री से अलग है, क्योंकि यह फैक्ट्री जो भारत के आर्मी के लिए विस्फोटक मुहैया कराती है, उपकरण मुहैया कराती है। उसमें यह पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कम से कम 2 बार इस तरह की घटनाएँ हो चुकी हैं। और यह फैक्ट्री कोई छोटी-मोटी फैक्ट्री नहीं, इसमें 4,000 के करीब वर्कर हैं, जिनको करीब-करीब जो विपक्ष ने विधानसभा में सवाल उठाया कि 10,000 प्रति मंथ उनको मिलता है। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर करीब जो ठेकेदारी प्रथा के तहत जो मज़दूर काम करते हैं, उनकी संख्या 10 से 11,000 तक है। तो इसी पर हम लोग आज थोड़ा चर्चा करेंगे और ये जानना चाहेंगे कि मुंडका हो, दिल्ली हो या बवाना हो या देश के अन्य हिस्सों में जो इस तरह की घटनाएँ होती हैं, उसका क्या कारण है? तो सबसे पहले मैं ललन जी से बोलूँगा कि वो नागपुर में जो घटना हुई है बाज़ार गाँव में, जो कि सोलर इंडस्ट्री कंपनी है, उसमें किस तरह की घटना हुई, उस पर थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए 17/12/2023 को बाजार गांव के सोलार इंडस्ट्री कंपनी में एक भयंकर विस्फोट हुआ है जिसमें 9 मजदूर मारे गए। विस्फोट इतना भयंकर था कि मजदूरों के शरीर के अंग टुकड़े टुकड़े हो गए थे, जिस अंग को टुकड़ों को चुन चुनकर एक लाश का रूप दिया गया। ऐसे परिस्थिति में भी पुलिस एफआईआर जो कर रहा है अज्ञात व्यक्ति के नाम से दर्ज कर रहा है। सोचने वाली बात है, कंपनी में बार बार घटना घट रही है, विस्फोट हो रहा, कंपनी की व्यवस्थापन हर बार वर्कर का मुआवजा बढ़ाते जा रहा, हर ये 11 लाख से बढ़ाते बढ़ाते अभी 22 लाख तक आया। विस्फोट होगा, यह किसी न किसी रूप में व्यवस्थापन के दिमाग में है कि ये घटना बार बार हो रही घटेगी, ये उनके दिमाग में है। तो फिर ये जो पुलिस अज्ञात आरोपी का जो जिक्र कर रहे हैं, तो आरोपी अज्ञात कहाँ, आरोपी तो सामने है। तो आइए पहले इस कंपनी का जो थोड़ा है परिचय कि कंपनी कैसा है इसको थोड़ा समझ लें। तो कंपनी का जो मालक है सोलर सत्यनारायण मेन मालक है, उनका लड़का मनीष है जो सोलार कंपनी को काम को देखभाल करते थे। मजदूरों की संख्या 3,500 से लेके 4,000 तक है, अस्थाई और अस्थाई कैजुअल ठेकेदारी सब मिला के। सोलार कंपनी में अति घातक और अति संवेदनशील मटेरियल से ही माल तैयार होता है। इसमें सेल बारूद तैयार होके असेंबल होके निकलते हैं। उत्पादन में मिसाइल जैसे घातक हथियार ये उत्पादन करते हैं। मिसाइल हो गया, ग्रेनेड हो गया, इवन ये जो बम में लगते हैं पिन वगैरह, वो उस तरह एक के। चीज रोकना चाहूंगा ललन जी, मैंने हाँ, मिसाइल तैयार नहीं हो रहा, मिसाइल में लगने वाले विस्फोटक की वो तैयारी करती है वो भी कंपनी, नहीं तो नहीं, उसमें मिसाइल विस्फोटक लग। मिसाइल 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 तक तैयार हो रहे हैं। जो रिपोर्ट वो ये से मिल रहा है, वो जो पिनाल वगैरह जो भी होते होंगे उनके, वो पूरे तैयार हो रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि जब डिफेंस के सेंट्रल गवर्नमेंट का रक्षा विभाग को जब आप प्राइवेट में दे रहे हैं, जब उद्योग प्राइवेट में जा रहा है, तो ऐसे जो घातक मटेरियल है, घातक आर्म्स के जो पार्ट्स हैं, इसकी गारंटी क्या है कि इसकी दुरुपयोग नहीं होगी? जब घातक प्राइवेट में आप घातक चीज दे रहे हैं, डिफेंस को घातक मतलब प्राइवेट में कर रहे हैं, तो ये तमाम तरह का जो वेपन है उसका बाहर उपयोग नहीं होगा, दुरुपयोग नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? दूसरा यह है कि ये घटना क्यों घट रही है? घटना घटने का एक ही रीजन है कि उत्पादन को चालू रखते हुए उत्पादन ये बंद नहीं करते हैं।
उत्पादन को चालू रख के मेंटेनेंस का काम करते हैं। जैसे भिलाई में गैस पाइप में वेल्डिंग कर रहा था, लेकिन उत्पादन बंद हो, उस गैस चालू था। गैस और वेल्डिंग का ये संपर्क होता है, एक बड़ा विस्फोट होता है, 16 मजदूर के चिथड़े उड़ जाते हैं। यहाँ भी वही है। यहाँ संडे के दिन बंद होने के बाद भी कंपनी वो चालू रहता है, 30 दिन चालू रहता है। और ऐसे परिस्थिति में कंपनी चालू था, मेंटेनेंस का जो पाइप का जो गैस का था वो रुक गया, और इधर से जो गैस है वो चालू रहा, जिसके वजह से एक बड़ा विस्फोट जो है कंपनी के अंदर हो गया। और 4 वर्कर का तो हाथ पांव किधर था उनको इकट्ठा किया गया है। वो कंपनी को अभी बंद रखा गया है, और पुलिस को डर है कि इसके अंदर भी हो सकता है विस्फोटक पदार्थ हो, और ये कहीं विस्फोट न कर जाए। उसके बाद उनके पूरे कंपनी चालू है, कंपनी बंद नहीं हुई। तो यही पुलिस कारण है कि मैंने पुलिस जो है ड्रोन से लाशों की चेकिंग की, वो जाकर अंदर नहीं हाँ देखा, ड्रोन से पहले लाशों को हाँ देखा, जिसमें सैकड़ों टुकड़े मिले, 9 डेड बॉडी के हाँ सैकड़ों टुकड़े मिले, जो हाँ 100 मीटर दूर तक फैले हुए थे। उनको उन्होंने चुना। और दूसरा ये है कि उनकी क्षमता से ज्यादा शॉप फ्लोर में भी जो क्षमता है मटेरियल रखने का, उत्पादन को रखने का, उससे कहीं ज्यादा इन्होंने शॉप फ्लोर में रखा था, उससे ज्यादा इन्होंने गोदाम में रखा है। और हर बार ये घटना को क्या करते हैं, दबा के निकल जाते हैं। घटना तो ये चौथी घटना है, अभी मई में एक घटना हुई। तो ये घटना ये इनके जानकारी में हो रहा है, पुलिस प्रशासन के जानकारी में है, फिर भी प्रशासन अगर अगर अज्ञात बोल रहा, तो ये इनकी मिली भगत दिखती है। तो ऐसे में प्रत्युष जी से हम पूछना चाहेंगे कि ये जो मालिक हैं, ये कोई छोटे मोटे मालिक नहीं है। सत्यनारायण नुआल, यह एक हम्म 35,000 करोड़ के, इनके 60 से 65 देशों में इनका कारोबार फैला है। और मालिक खुद बयान देते हैं वो प्रेस को कि हाँ, फैक्ट्री में हमारे 9 लोग मरे हैं, इसका हम देखते हैं कि क्या कारण हुआ है। इस स्थिति में पुलिस किस तरह से, क्यों मैंने उसको अज्ञात घोषित की हुई है, क्यों उसमें टेररिस्ट एंगल देख रहा है, जबकि इसके पहले भी घटनाएं हुई हैं और विस्फोट होता रहता है। और जिस तरह के ये काम है उसमें अगर आप प्रेशर बनाएंगे, जल्दबाजी करेंगे, तो ये घटनाएं आम है, जैसा कि दिल्ली के बवाना में 2018 में हुआ था, जिसमें 18 मजदूर मारे गए, माने विस्फोट हो गया। इसी तरह की ये घटनाएं, क्योंकि आपको रक्षा सौदों में देना है, रक्षा को, सेना को देना है, हो सकता है बाहर भी इंपोर्ट कर रहे हो ये, तो उसमें आपको बहुत एक जल्दबाजी और बहुत ये उस तरह का काम नहीं है जिस तरह से कंपनियां मुनाफा कमाने के लिए करती है। क्या यह भी कारण हो सकता है? देखिए, एक दो मतलब अगर अगर वो पुलिस टेररिस्ट एंगल देख रही है, तो मेरी समझ है कि एक जो कारण हो सकता है, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स के दौरान आप इस तरह के अगर एंगल देख रहे हैं, तो एक वजह जो मुझे नजर आती है, और आजकल क्योंकि राजनीतिक डिस्कोर्स में टेररिज्म का अगर तगमा पहना दिया जाए, आपको बोल दिया जाए कि यहाँ कोई ऐसा मतलब संशय ही दिखा दिया जाए कि यहाँ पर कुछ ऐसी बात हो सकती है, तो लोगों के मुंह बंद हो जाते हैं। तो मेरी समझ है कि एक तो वजह ये होती है कि आप इसमें सबोटाज जब देखने लगते हैं कि कोई इसको इसमें गड़बड़ किया है, कोई बाहरी तत्व है जो गड़बड़ किया है, तो ये जो पूरा डिस्कोर्स है जो मालिक और मजदूर के रिश्ते पर आता है, वो डिस्कोर्स पूरा बदल जाता है और वो एक जी जी। राष्ट्रवादी डिस्कोर्स बन जाता है। तो और आप ध्यान दीजिए कि तमाम अभी अभी ये घटना से पहले एक और घटना हुई जिसपे बहुत लोगों के की राष्ट्रवादी जो भावना है वो भी जागृत हुई, तमाम तरह की चीजें हुई, वो उत्तराखंड की घटना थी। अब जी उत्तराखंड में जो हादसा हुआ, जहां कई दिनों तक जो मजदूर फंसे रहे एक सुरंग के गिरने पर, टूटने पर, तो वो उस दौरान ये चर्चा नहीं थी कि किस तरह का काम हो रहा है, किस तरह से काम हो रहा है, उस पर चर्चा नहीं होती है। चर्चा क्या होती है कि ये किस तरह से सरकार जो है ये इसको एक प्रायोरिटी लेकर इसमें
मजदूरों को निकालने की कोशिश कर रही है, हमारी तरफ से भी होते हैं, देखो मजदूर ही मजदूर को बचा रहे हैं। पर वो जो वर्ग संघर्ष का जो तत्व होता है कि आप जब ये देख रहे हैं कि औद्योगिक रिश्ते में ये सारी चीजें घटनाएं हो रही हैं। आखिरकार उत्तराखंड की भी घटना एक काम के दौरान हुई, काम के दौरान हो रही है। अब ये काम के दौरान जो घटना होती है, तो इसमें सबसे पहले तो वो जो रिश्ता है पूंजीपति और मजदूर का रिश्ता, काम देने वाले का और काम करने वाले का रिश्ता, इनके बीच क्या घटनाएं हो रही है, किस माहौल में ये काम कर रहे हैं, उसको सबसे पहले देखने की जरूरत है। और मैं समझता हूं कि ये पूरा जो तरीका है कि डिस्कोर्स को कहीं और घुमा दिया जाए, ये पूंजीपतियों को बचाने का तरीका है। तो इसी पर एक सवाल है कि जैसे एक आप डिस्कोर्स बोल रहे हैं, तो अगर अभी देखेंगे 30 नवंबर की घटना जो गुजरात में हुआ, 7 मजदूर मारे गए, 24 घायल है, मतलब हर हफ्ते आपको किसी न किसी इंडस्ट्रियल एरिया में घटना मिल जाएगी। मुंडका की घटना हुई जिसमें प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक शोक व्यक्त किया, मुआवजा देने की बात की। लेकिन ये क्या एक नई चलन है कि अब जो फैक्ट्री इंडस्ट्रियल दुर्घटना को भी एक आतंकवादी घोषित मैंने उसमें लुप्त खोजा जाए, जो कि ये पहली घटना मेरे को ये लग रही है, मेरे समझ से, कि नागपुर से ये एक शुरुआत हो रही है। अगर हम देखें तो ये कोई पहली घटना नहीं है, इस तरह की हर हफ्ते हर महीने में 2-4 घटनाएं होती है किसी न किसी शहर में। नागपुर देख लीजिए या कर्नाटक, नागपुर में पिछले ही सितंबर महीने में हुआ है, जिसमें देवेंद्र फर्नांडिस ने एक वो कमेटी का गठन भी किया है, लेकिन कमेटी का क्या रिपोर्ट आता है वो तो किसी को पता नहीं चलता है। इसी तो फैक्ट्री में हुआ था, इसी फैक्ट्री में नहीं, एक दूसरा एग्रो वाले फैक्ट्री में। इस फैक्ट्री में जो मुझे जानकारी है कि 2018 में हुआ था, जिसमें मालिक ने 25-25 लाख मुआवजा दिया, और इस बार मुआवजा 5 साल बाद उसको कम कर रहा है। वो मैंने मुआवजा बढ़नी चाहिए महंगाई के हिसाब से, लेकिन मुआवजा कम रहा है। लेकिन हमारी मांग मुआवजा नहीं है, हम लोग ये समझना चाहते हैं कि जो इस तरह की घटना हो रही है और सरकार अब इसमें एक नया एंगल अब देखने की कोशिश करे राष्ट्रवाद के, और इसी तरह का देखेंगे कि एक डिस्कोर्स पैदा किया जाता है कि यह मालिक छोटा था। मुंडका वाले भी स्थिति में देखेंगे, या इस मालिक के विषय में कि 10वीं पास है, गरीब घर से आया अपना, और इतनी बड़ी पूंजीपति का मालूम हुआ। तो ये जो सपने हैं, इस तरह के सपने जो पिरोए जा रहे हैं, तो उस पर थोड़ा अगर आप प्रकाश डालेंगे तो अच्छा होगा। हाँ, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही। ये अभी इस माहौल में आप राजनीति में भी यही आप देख रहे हैं, और जिनकी वो राजनीति, जिन समूहों से वो पैदा हो रही है राजनीति, हाँ वो भी यही है। अब अडानी भी आप देखेंगे, अंबानी भी आप देखेंगे, हाँ ये सब पुराने जो पारंपरिक पूंजीपति घराने थे उनसे अलग है ये। और ये नए तरह के घराने हैं, नए तरह के व्यवसाय के द्वारा ये लोग संगठित हैं, और इनमें जो अतिरिक्त मूल्य पैदा करने का जो तरीका है, उस पर ये उस माहौल में ये सारे, चाहे सोलार की बात करें, चाहे दूसरे फैक्ट्रियों की, मुंडका की बात करें, चाहे वो अडानी अंबानी की, ये नव उदारवाद के दौरान ये लोग बढ़ रहे हैं। जब सारे लेबर रेगुलेशन जो है, श्रम कानून जो है, जो औद्योगिक जितने कानून हैं, सबको पूंजीपतियों के फेवर में बदला जा रहा है, तो उस दौरान ये सारी चीजें हो रही है। तो ये वो भी नहीं है जो पुराने पूंजीपतियों के साथ मजबूरी क्या होती थी कि उनको, क्योंकि उसके दौरान वहां पर कानून मौजूद थे, तो उन्होंने अपना जो पूरा नियोजन किया था उसमें बहुत तरह के सेफ्टी मेजर्स, मतलब ऐसा नहीं था कि वहां गलतियां, मतलब वहां बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं, एक्सीडेंट्स हुए हैं, बहुत तरह की चीजें वहां भी हुई हैं। पर आजकल जो हम देख रहे हैं, ये वो कंपनियां बनी ही हैं जहां पर ये लोग श्रम कानूनों का, मिनिमम वेज एक्ट का, तमाम तरह के प्रावधानों का एक तरह से जो डाइल्यूशन हो चुका है, वो खत्म हो चुके हैं, इन पर लागू नहीं होता, उस माहौल में ये कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये, इसको आपको जोड़कर देखना पड़ेगा कि जो हिंदुस्तान अपने आप को, और इसीलिए राष्ट्रवादिता भी इसमें आ जाती है, कि हिंदुस्तान अपने आप को विश्व पटल पर
जिस रूप में रख रहा है, आपने ही एक बार मुझे बताया कि इजरायल में अभी इजरायल की घटना 10,000 हो रही है, मजदूर, उसमें वहां मजदूर जा रहे हैं, हाँ, दस मजदूर हजार भेजे जा मजदूर रहे हैं। हैं। उसके बाद आप देखिए फ्रांस में जो फ्रांस फ्रांस में 300 मजदूरों को ले जाता हुआ विमान को फ्रांस ने रोका रोका हुआ गया, था। हाँ, जो अब मुंबई में लौटने की बात हाँ, हो गई है। अब ये देखिए हिंदुस्तान बहुत बड़े तादाद पर श्रम को बाहर भेजने का मतलब श्रम भी का भी उद्योग कर रहा है, मतलब श्रम का जो बाहर भेजना, उसको अलग अलग जगह हिंदुस्तान के जो सस्ते श्रम का जो दोहन करने की के लिए जो संभावनाएं बनाना, तो ये सारी चीजें भी राष्ट्रीयता से जुड़ गई है। मतलब आज आज हिंदुस्तान अगर पूंजीपतियों को बुलाता है तो वो ये इसलिए नहीं बुलाता है केवल कि इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का अच्छा है, उसमें श्रम सबसे सस्ता। बड़ा रोल है कि सस्ता श्रम यहाँ पर मौजूद है। नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से इस बात को कहा था, मेक इन इंडिया, जब वो मेड इन इंडिया की बात कर रहे थे कि हमारे पास श्रम है, हमारे पास यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेस है, आइए आप हमारे पास माल उत्पादन कीजिए। तो बेसिकली उसमें श्रम का था। तो इसी में थोड़ा आपसे आगे मैं उनसे ललन जी से जानना चाहता हूँ कि एक जो हम लोग दिल्ली या इस शहर में अपना अनुभव है कि कितने कम मजदूरी पर काम कराया जाता है, और अब उतने कम मजदूरी पर भी सरकार या यहाँ के उद्योगपति यहाँ रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, जिसके कारण आपको बाहर भेजना पड़ रहा है। मैंने बाहर जहाँ एक वार चल रहा है वहां भी आप मजदूर 10,000 भेजने को तैयार हैं। अब इजराइल आकर 27 दिसंबर से चेन्नई और दिल्ली में वैकेंसी लेगा, निर्माण मजदूर के लिए वहां ले जाएगा। तो इसी तरह मैं थोड़ा ललन जी आप बताइए नागपुर में मजदूरों की जो हालत क्या है। जैसे इसमें एक लड़की मरी है अनीता 22 साल की, जो अपने परिवार की इकलौती कमाने वाली बेटी थी, पिता भी विकलांग है, माँ भी विकलांग है। इसी तरह के उइके रुमिता उइके हैं जिनके 2 बच्चे हैं और पति जो है एग्रीकल्चर लेबर हैं। अब इन लोगों का अब माने ये होता है कि आप अब तक शोषण किए, मरने के बाद लाश भी मिल जाए, जो कि वो स्थिति नहीं है। तो वहां पर जो मजदूरों की हालत है, जैसे दिल्ली जैसे शहर में झुग्गी झोपड़ियों में अधिकांश मजदूर रहते हैं, 6 से 7 जो है 6x6 के घर में रहते हैं। तो ये नागपुर की क्या स्थिति है ललन जी, आप थोड़ा उनकी उस पर प्रकाश डालिए। नागपुर की स्थिति वर्कर के मामले में तो बहुत दयनीय है। 80% से 90% मजदूर का जो काम है 8 घंटा से बढ़ के 12 घंटा हो गया, और इनकी जो पगार है 9,000, 10,000, 12,000, यही इनके महीने में है। और यहाँ भी झोपड़ी में रह के ये लोग किसी तरह गुजारा कर रहे हैं। अब एक वॉचमैन 12 घंटा काम करके 8,000 ले जाता है, और 4 आदमी को वो पालेगा, तो उनकी स्थिति क्या हो सकती है। वो बच्चे को पढ़ा नहीं सकते हैं। बच्चे का पढ़ा यानी मैं तो अभी देख रहा हूँ, एक कंपनी में मैं जा रहा हूँ, 18 मैंने 16, 17, 18 साल के लड़के उसमें काम कर रहे हैं। लड़कियां जो है 16, 17 साल की काम कर रही हैं, और इनको पगार क्या दे रहा है? 22 मना 2,500, 250 रुपया, 250 के मना 7,500 रुपया महीना। 6,000 महीने का होगा अगर छुट्टी काट दीजिए छह चार हजार पांच दिन सात तो हजार 6,000। 7,500, ये स्थिति है। बच्चे का पढ़ाई रुक रहा है। ये उनके मैं एक गृह प्रवेश में गया था, तो वहाँ अच्छे ये थे, उसमें से एक बाई निकल रही थी बच्चे को लेके। मैं पूछा तो बोला मैं ये घर बनाने में मेरा मैंने उन्होंने काम किया। एक तरफ देखिए घर प्रवेश हो रहा है, दूसरी तरफ बच्चे उनके और वो बाहर जा रही है। मैंने पूछा इसका क्या? बोले जैसे बाप इसका, उसके बाप इसी काम में एक्सीडेंट में मारा गया था। बोला जैसे बाप इसमें लगा वैसे मेरे बच्चे भी लगेंगे। इनके लिए शिक्षा का अधिकार या शिक्षा कोई मायने ही नहीं रखता। यहाँ का बहुत ही दयनीय स्थिति है। यानी 7,000, 8,000 में आज आज भी यहाँ जो है लोग काम कर रहे हैं। तो जो ट्रेड यूनियन है, जो वहां पे ट्रेड यूनियन है और ये सब जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन या लोकल स्तर पर कुछ लोग काम करते होंगे, वो क्या वो इन सब मुद्दों को उठाते हैं, हाँ, मजदूरों के बीच जाते नहीं, हैं? कौन जाता है ए, उनको ए, समझाने एक बताने? मिनट देखिए। ट्रेड यूनियन जो है ना, ट्रेड यूनियन को स्टार्ट में बोला था कि ये मजदूरों का प्रथम पाठशाला है, और ट्रेड यूनियन का जो सिलेबस था संघर्ष और हक, ये उनके सिलेबस में था। अभी क्या हो गया, ट्रेड यूनियन का सिलेबस बदल गया है। अभी वो समझौता और धंधा पर आ गए हैं। उनको वर्कर को उन्होंने साफ निकाल दिया है। समझौता और धंधा यही उनका काम रह गया।
ट्रेड यूनियन के ऊपर जो ये था विश्वास था, एक तरह से उनके काम के वजह से वर्कर में निराशा है उनके कॉल से। और आप देखेंगे कि जैसे रेलवे साल में एक बार स्ट्राइक होता है, स्ट्राइक के स्वरूप बदल गए, 2 दिन का स्ट्राइक, अपनी ताकत दिखा दिया, घर चले दिए। ये हो रहा है। ट्रेड यूनियन वास्तविकता उनका सिलेबस छोड़ दिया, उन्होंने अपने काम को छोड़ दिया, संघर्ष का स्थान को छोड़ दिया। अब एक उदाहरण देता हूँ, मेरे को कंपनी निकाला था, हमारी संघर्ष कंपनी के गेट पर होना चाहिए, ट्रेड यूनियन उसको कोर्ट में ले जाकर सबमिट कर देता है। यानी आग कहीं लगा है और पानी हम कहीं और डाल रहे हैं, आशा रख रहे हैं कि आग बुझे। वो तो बुझने वाला नहीं है, वो तो जलाने वाला है। और वही हो रहा है कि वर्कर के साथ जलने की प्रक्रिया में आ गया। तो मैं यही प्रत्युष से जानना चाहूंगा कि एक भारत में 2 तरह का भी डिबेट चल रहा है। एक तो है कि 12 घंटे काम, माने लेबर कोड जो आ रहा है जिसमें 12 घंटे काम, लेकिन यहाँ के मशहूर उद्योगपति बोलते हैं कि वर्कर को 70 घंटे तो काम करना ही चाहिए अगर देश का विकास करना है, देश को हमें तो 1 से 2 पीढ़ी को अपने आप में झोंकना है। जबकि मजदूर तो कई पीढ़ियों से अपने आप को झोंका हुआ है, वो मर जाता है, उसकी लाश तक उसको नहीं मिलती है, वो घर से आता है, उसके घर वालों को पता ही नहीं चलता है कि उसका बेटा या बेटी मर गए या उसका पति मर गया, यहाँ तक भी पता नहीं चलता। इस तरह के विस्फोट में उड़ जाते हैं या आग में जल जाते हैं। तो इस पर आप अपनी कुछ रखिए। मैं समझता हूँ कि देखिए ये जो काम का घंटा, ये हिंदुस्तान में तो आप देखिए 8 घंटे की बात कहते हैं लोग, पर यहाँ पर 99% मजदूर होंगे जो 8 घंटे का काम कभी नहीं किया, हमेशा उससे अधिक किया। और उसकी वजह है कि हम लोग कहते हैं कि 8 घंटा काम का इतिहास रहा है, हम लोगों ने लड़ाई लड़के ये जीता है, ये तमाम चीजें हम बोलते हैं। पर ये सच्चाई है कि आप ये ज्यादातर मजदूरों पर इस तरह के कानून जितने जो जिसको हम कहते हैं कि कानून श्रमिकों के फेवर में कानून थे, वो असल में श्रमिकों के विभाजन के फेवर में कानून थे। यानी जब तक आपको किसी कौशल के स्तर पर, मतलब किसी एक कौशल के स्तर पर अगर आपको लगता था कि मजदूर ये अभी कम, इस तरह के मजदूर कम है, तो आप उनके लिए पैसे का इंतजाम करेंगे, उनके लिए सपोर्ट का इंतजाम करेंगे, तमाम चीजें करेंगे। पर जैसे ही उसमें अधिक मजदूर मिलने लगे उस कुशलता के स्तर पर, तो आप वो सारे प्रावधान वहां से हटा देंगे। तो हिंदुस्तान में क्योंकि कुशलता के हर स्तर पर अधिक मजदूर हैं, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा मजदूर हैं, तो आप मजदूरों का ख्याल किए बगैर ही आप मजदूर का दोहन कर सकते हैं। आप देखिए, मतलब आपने जब सवाल पूछा है तो एक बहुत सिंपल सा एक एग्जाम्पल दीजिए। आज भी हम क्या लड़ रहे हैं? हम लड़ रहे हैं मिनिमम वेज बहाल करवाने की, जो कि लिविंग वेज नहीं है, मतलब मिनिमम, यानी किसी तरह से आप जिंदा रहने के लिए जो खाना दाना कुछ जरूरतें जो आपकी शारीरिक जरूरतें उसको पूरा करने के लिए मिनिमम वेज होता है। आज भी हमारे देश के जो नेता हैं, चाहे वामपंथी हो चाहे श्रम हितैषी किसी तरह के हो, वो अभी तक ये चीज बोलते ही नहीं है हाँ कि जीवंत वेज की जरूरत है। हाँ, न्यूनतम वेज जो है उसके बियॉन्ड जाने की जरूरत है, क्योंकि न्यूनतम वेज भी लोगों को नहीं मिलता है। तो मैं वही कह रहा हूं कि ये जब कुशलता के हर स्तर पर ज्यादा से ज्यादा श्रमिक मौजूद होंगे, तो ये होगा ही कि जो मालिक है वो अपने हिसाब से पैसा देगा। मजदूरों में भी अफरा तफरी है कि किसी तरह से कुछ नौकरी मिल जाए। तो जो संघर्ष इस दौर में कैसे होगा, क्या होगा, इसके लिए हम लोगों ने ट्रेड यूनियन, जो ललन भी बोल रहे थे, ट्रेड यूनियन, मतलब मेरी समझ से ट्रेड यूनियन ऐसा जो फॉर्मेट है, जिस तरह से ट्रेड यूनियन का फॉर्मेट तय हुआ है, वो फॉर्मेट ही नहीं है जो आज के मजदूर
जो मुख्यतः अगर जिसको हम बेशी आबादी कहेंगे उसको इकट्ठा करने के काबिल है। मतलब ये तो आधे समय बेरोजगार है, अर्ध बेरोजगार है, मतलब ये उस तरह के मजदूर आज अधिकांश भारत में मजदूर हैं। और उसके लिए तो ट्रेड यूनियन बना ही नहीं है, ट्रेड यूनियन के पूरे प्रावधान ही उस तरह के नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि लेकिन प्रत्युष मैं ये बोलना चाहूंगा, जैसे हम लोग जो राष्ट्रवाद के, तो अभी ट्रेड यूनियन हो या मजदूर हो, मैंने क्यों उस राष्ट्रवाद की भावना में बह जा रहा है, जिसका इस्तेमाल मैंने सरकारें कर रही हैं, फैक्ट्री मालिक कर रहे हैं कि राष्ट्र के लिए सहमत है। अब यहाँ के बड़े उद्योगपति बोलते हैं राष्ट्र के लिए अपने को कुर्बान कर दीजिए, जबकि अभी तक जो भी तरक्की किसी देश की हुई है मजदूरों के और किसानों के दम पर ही हुआ है, मैंने खासकर मजदूर उनके दम पर हुआ है। और आप जहां तक अभी भारत पहुंचा है अपने को पांचवी जो विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था में, वो तो मजदूरों के बल पर पहुंचा है। वो कोई उद्योगपति या कोई ब्यूरोक्रेट और मंत्री के दम पर नहीं पहुंचा है। तो आखिर इस तरह की चीजों से क्यों बरगलाया जा रहा है? मजदूर क्यों उसमें उस झांसे में आ जा रहे हैं, उस वही राष्ट्रवाद का झंडा और ये सारी चीजें? क्योंकि ये जो माहौल तैयार हुआ है हिंदुस्तान में, और ये मैं समझता हूं कि ये केवल मोदी के वक्त से नहीं है, उससे पहले भी एक माहौल तैयार हिंदुस्तान में ये था कि हम लोग का जो विकास का दर है उसको जिस तरह से बोला जाता था कि इस विकास मतलब हम मानवीय विकास की उतनी बात नहीं करते थे जितना विकास के दर की बात करते थे। यानी पूंजी हिंदुस्तान में कितना आ रहा है या पैदा हो रहा है। हाँ, पूंजी मतलब जो श्रम का दोहन करके जो पूंजी बढ़ता है वो कितना हो रहा है। तो आप जब मजदूरों को इसमें आपको लगाए रखना है तो आखिरकार कोई किसी तरह की विचारधारा तो आपको देनी होगी जो कि मजदूर मतलब देखिए, दो तरह की विचारधारा काम कर सकती है। एक तो राष्ट्रवादी विचारधारा, तो इसमें क्या होता है कि मजदूर वर्ग हो कोई वर्ग हो, सभी उनके बीच जो मजदूर और पूंजीपति वर्ग के बीच में युद्ध छोड़ करके सभी लग जाते हैं राष्ट्रवाद के नाम पर। तो यानी जो दूसरी जो विचारधारा है, जो वर्गीय विचारधारा है, उसको आप दरकिनार कर सकते हैं। तो समझने की जरूरत है कि ये दो विचारधाराओं के बीच में भी वर्ग संघर्ष की विचारधारा और राष्ट्रवाद की विचारधारा, ये दोनों के बीच भी एक तरह का संघर्ष है। क्योंकि राष्ट्रवाद की विचारधारा राष्ट्र जो कि जब अमीर गरीब होंगे, पूंजीपति मजदूर होंगे, तो वैसे में राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होगा? यानी वो सारे जो व्यवस्था बनी हुई है उसको बनाए रखने के लिए ही काम होगा। तो मतलब आप जो ऊंचा नीचा है समाज में उसी को बनाए रखने का काम करेंगे ना, तभी आप अपने हित की बात छोड़ करके, मजदूर अपने हित की बात छोड़ करके वो राष्ट्र की बात सोच करके 72 घंटे काम करेगा। हाँ, उससे कहा जाएगा कि 72 घंटे काम करो क्योंकि तुमको हिंदुस्तान के लिए काम करना है। तो तब तो उसकी स्थिति यही होगी, मतलब कि वो मजदूर बाकी मजदूरों के साथ वो इकट्ठा नहीं हो रहा है, मजदूर वर्गीय राजनीति के लिए वो तैयार नहीं हो रहा है, वो राष्ट्र के लिए तैयार हो रहा है। तो जो आपने कहा कि पर ये भी बात सही है कि जो मजदूर नेता है, हाँ, मतलब जो राष्ट्रवादी डिस्कोर्स है वो इस तरह से बनता है समाज में कि वो कि हम लोग सभी होड़ में लगे हुए हैं कि कौन कितना राष्ट्रवादी है। मतलब आप देखिए ना, ये जो हिंदुस्तान में अभी सरकार चल रही है, सरकार के खिलाफ जो विपक्ष चल रहा है, इन दोनों में भाषा का कहां अंतर है? एक कहता है कि तुम मतलब एक दिखाने की कोशिश करता है कि तुम कम राष्ट्रवादी हो। मतलब आपस में तो यही लड़ाई है कि मतलब कि कौन कितना राष्ट्रवादी है इसको बताना है। तो मैंने इसी में थोड़ा सा एक बात इंक्लूड, जो अभी पार्लियामेंट की घटना हुई जिसमें निष्कासित पूरा डिस्कोर्स ही है सुरक्षा और राष्ट्र को लेकर, जबकि जो लोग यंग गए थे वो बेरोजगारी के मुद्दा उठा रहे हैं, वो महंगाई के मुद्दा उठा रहे हैं, इस पर विपक्ष चुप है, वो भी सुरक्षा और राष्ट्रवाद से इसको जोड़ रहा है। हाँ। मतलब
आपके जो भाषा तैयार हो रही है वो राजसत्ता के में ही तैयार हो रही है, राजसत्ता ही तैयार कर रहा है आपकी पूरी भाषा को। तो आप जब उसी होड़ में लगे हुए होंगे तो वो जो मजदूर वर्गीय विचारधारा है वो दरकिनार हो जाता है। और दरकिनार मतलब मैं नहीं कह रहा कि वो खत्म हो जाता है, वो मौजूद है, वो समय समय पर सामने आता है, चाहे मारुति के संघर्ष में हम देखें और कई बार संघर्षों में हम इस चीज को देखते हैं। वो उसको हम लोग स्वतः स्फूर्त कह देते हैं, पर सच्चाई में वो स्वतः स्फूर्त नहीं है, वो मजदूरों के अच्छा। अंदर जो मौजूद है, जो सामने नहीं नजर आता है, वो समय समय पर अपने आप को विकराल रूप लेकर सामने आ जाता है। तो समस्या यहीं पर है कि ये जो पूरा डिस्कोर्स अभी राजसत्ता ने तैयार किया है, इसमें जो प्रतिनिधित्वों की राजनीति है, यानी चाहे वो ट्रेड यूनियन में हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टियों में हो, वो तमाम प्रतिनिधित्वों की राजनीति तो प्रतियोगिता है। हाँ, उसमें तो एक दूसरे से वो लोग होड़ में लगा हुआ है कि कौन कितना आगे निकलेगा। तो वैसी स्थिति में मेरी समझ है कि उसमें ये चीजें, हाँ हाँ बोलिए। मैं थोड़ा ललन जी के पास जाना चाहता हूँ, क्योंकि आपने मारुति का जिक्र कर दिया है कि ये कोई एक व्यवस्था नहीं, मजदूरों के अंदर गुस्सा पनपता है और एक दिन वो विस्फोट होता है। तो इसी तरह जो ये विस्फोट वाली घटना हुई है ललन जी, और पहले भी होती रही है मैंने, लेकिन ये एक बड़ी घटना हुई है जो कि राष्ट्रीय न्यूज बनी, विधानसभा में चर्चा हुई, तो अब हर मजदूर मैंने इस घटना से वाकिफ है। तो और उसमें एक बहुत बड़ा मजदूर काम करता है, 8 से 10,000 मजदूर अगर काम करते हैं, अगर उस पर और उस तरह की और भी फैक्ट्रियां होंगी, तो क्या वहां कुछ मजदूरों का गुस्सा आपको दिख रहा है, या उनकी बातचीत उनसे आपकी हुई हो, तो ये सारी चीजें आ रही हैं उनके बातचीत में? नहीं, मजदूर यहाँ एकदम शांत है। और जो यूनियन का ये है एक्टिविटीज, वो भी शांत है। कई यूनियन लीडर इस पर तो चर्चा करने के लिए खाली नहीं है। वो कैसा उनको सब धीरे धीरे करके, जो बोलते हैं ना, स्लो पॉइजन देके सुलाना, आज उसी स्थिति में धीरे धीरे करके स्लो पॉइजन देके सुला दिए। मैंने वो सुला रहे हैं, खुश हो गए हैं, क्योंकि मैं तो किसी का बयान भी नहीं देखा। मैंने खासकर, मैं दिल्ली में रहता हूँ, ये सारे ट्रेड यूनियन के सेंट्रल ऑफिस हैं, वो इस पर बयान तक नहीं देते हैं। मैंने इतनी बड़ी नहीं, घटना है, मालिक इतना बड़ा है, उसमें आतंकवाद, एक मैंने एक्सीडेंट है, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट है, उसमें आतंकवाद की चीजें खोजी जा रही है, जहां पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, और इस पर जब ट्रेड यूनियन मैंने शांत है। क्या कोई ट्रेड नहीं, यूनियन इस पर मैं वही बयान बता रहा हूँ। दिया? मैं वही बता रहा हूँ, जब मैंने इसको फेसबुक और व्हाट्सएप पर डाला उस घटने को, तो 2-3 आदमी मेरे की बोला हुआ कि तुमको इससे क्या लेना देना है, खतरे का घर है। ये जो ट्रेड यूनियन का ये है। एक इंटक वाले, उसने कोर्ट में मैं जाता हूँ तो वो बोले क्या मिलेगा इसमें, इस तरह की बात है। और मैं बोला कि ऐसा मजदूरों पर हुआ, चलो, तो बोला वो हमारे यूनियन मेंबर हैं क्या। इसके पहले भी महाराष्ट्र में जो सरकारी काम कर्मचारी का निकला था, स्ट्राइक हुई थी, उसमें वो सीधा बोलते हैं वो हमारा हमारा मेंबर है तो हम सोचेंगे, नहीं तो नहीं। और ये बांट के रखे हैं। मारुति मारुति ही क्यों है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। एक केरल में हुआ था औरतों का टी बगान का आंदोलन, स्वयं स्फूर्त था। वहां कोई नेता नहीं था, लेकिन खुशी की बात है कि उनकी एक एक डिमांड मानी गई। 2 लाख औरतें जब मैदान मन्ना आंदोलन में उतरी, बिना यूनियन का, बिना नेता का, यूनियन ने समझौता कर लिया था। औरतें बोली जिसने बंगलौर में समझौता किया उस बंगलौर में ये हुआ था।